नमस्ते दोस्तों, आप सभी को कैसे हैं? आशा करते हैं आप लोग अपने अपने घरों में सुरक्षित होंगे और अपना ध्यान दे रहे होंगे। और आज मैं आपके सामने एक नए करंट अफेयर को लेके आपके समक्ष उपस्थित हुआ हूं। तो ज़्यादा देर ना करते हुए आज के क्लास को, आज के सेशन को शुरू करते हैं। तो सबसे पहला करंट अफेयर है आपके सामने। हर एक पॉइंट को आप लोग ज़रूर ध्यान से देखिए, क्योंकि हर एक पॉइंट एक्सप्लेनेशन के साथ दिया गया है। ठीक है, तो ज़्यादा देर ना करते हुए पहला क्वेश्चन है, किस देश ने अपने पहले आर्कटिक निगरानी उपग्रह को सफलतापूर्वक लॉन्च किया है? रूस, जापान, चीन, बांग्लादेश। तो कौन सा होगा? रूस। ठीक है, तो रूस है, एक देश है जो अपना पहला आर्कटिक निगरानी उपग्रह को सफलतापूर्वक लॉन्च किया है। तो इस रूस को इस उपग्रह के द्वारा से क्या क्या फ़ायदे होंगे, तो उसके बारे में थोड़ा एक्सप्लेनेशन जान लेते हैं। तो यहाँ पे बताता है कि ये जो आर्कटिक निगरानी उपग्रह है उसको रूसी अंतरिक्ष एजेंसी रोसकोस्मोस, एक एजेंसी है वहाँ का, रूसी अंतरिक्ष एजेंसी, उसके द्वारा उसकी निगरानी में इस उपग्रह को लॉन्च किया गया है। जैसा हमारा भारत देश का क्या है, इसरो है, उसी प्रकार से रूस का रोस्कोस्मोस है। ठीक है, तो इसमें ये सफलतापूर्वक इस उपग्रह का लॉन्च किया गया। और इस उपग्रह का लॉन्च होने के साथ रूस को क्या फ़ायदा होगा? तो इसके द्वारा से आर्कटिक की जलवायु और पर्यावरण की निगरानी का निगरानी किया जाएगा। ठीक है, जलवायु में क्या परिवर्तन हो रहा है, पर्यावरण में क्या परिवर्तन हो रहा है, तो इसकी जानकारी मिलेगी। और अगर कुछ कमियां होती है तो उसे सॉल्व करने का एक रूसी वैज्ञानिकों के द्वारा एक प्रयास शुरू किया जा सकता है। ठीक है, तो वही चीज़ आगे बोल रहा है कि उपग्रह मौसम संबंधी समस्याओं के साथ साथ जल विज्ञान समस्याओं को हल करने के लिए, है ना, जैसे ये उपग्रह जो है उसके द्वारा से रूस को ये पता चलेगा कि जलवायु में परिवर्तन हो रही है, ये कमियां हो रही है जिसको हम लोगों को संतुलन करना है, उन पर बातों को ध्यान देना है। तो वही बोल रहा है कि अगर कुछ भी समस्याएं होती है, चाहे वो मौसम संबंधी हो या फिर जल संबंधी समस्या, तो इसके माध्यम से वो समस्याओं को हल करने के लिए जानकारी एकत्रित करेगा। ठीक है, और वही बोल रहा है कि जो उपग्रह है उसका जो आर्कटिक क्षेत्र की जलवायु और पर्यावरण की निगरानी भी करेगा। मतलब उसी बात पे जोर दिया गया है कि जो भी समस्याएं हैं उसको हल करने का और जो जानकारियों को एकत्रित करने का काम करेगा। और ये जो ये रूस उत्तरी क्षेत्र में 24 घंटे सतत निगरानी प्रदान करेगा। ठीक है, अगला है, विश्व एनजीओ दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? ये जो विश्व एनजीओ दिवस है कब मनाया जाता है? 22 मार्च, माफ कीजिएगा 10 मार्च, 12 अप्रैल, 27 फरवरी या 15 फरवरी, वो 15 नवंबर। ठीक है, आज पता नहीं क्या हो रहा है, 15 नवंबर। तो इसका सही जवाब होगा 27 फरवरी। 27 फरवरी को विश्व एनजीओ दिवस मनाया जाता है। तो क्यों मनाया जाता है, तो इसके बारे में हम लोग देखते हैं। विश्व एनजीओ दिवस साल में हर साल 27 फरवरी को विश्व स्तर पर विश्व एनजीओ दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस एनजीओ दिवस का उद्देश्य लोगों को चैरिटी, एनपीओ या सीएसओ के अंदर अधिक सक्रिय रूप से शामिल होने के लिए प्रेरित करता है। अगर सीधे तौर पे हम लोग कहें तो ये विश्व एनजीओ दिवस मनाने का उद्देश्य सिर्फ और सिर्फ लोगों को जागरूक करना है कि वे चैरिटी करें, सामाजिक कार्यों पर ज़्यादा ध्यान दें, मतलब एनजीओ की ओर
वो आकर्षित हो और उस पर चैरिटी करने का कार्य करे। मुख्य उद्देश्य ये है, ठीक है। और आगे बोलता है कि एनजीओ और सार्वजनिक और निजी क्षेत्र दोनों के बीच अधिक से अधिक सहजीवन को प्रोत्साहित करना है, ठीक है। और 27 फरवरी, माफ कीजिएगा, 2 फरवरी, ठीक है, 2 फरवरी 2014 को पहली बार विश्व एनजीओ दिवस मनाया गया। तो यहाँ पर से क्वेश्चन क्या बनता है? सबसे पहला क्वेश्चन तो ये बनता है कि ये कब मनाया जाता है हर साल? 27 फरवरी। इसका उद्देश्य क्या हो सकता है? और सबसे पहले यह एनजीओ दिवस कब मनाया गया? ये भी क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है। आगे है वरिष्ठ राजनयिक मनप्रीत वोहरा को किस देश में भारत का अगला उच्चायुक्त नियुक्त किया गया है? ठीक है, वरिष्ठ राजनयिक एक मनप्रीत वोहरा है, उसे किस देश में भारत का अगला उच्चायुक्त बनाया गया है? तो इसका उत्तर होगा क्या? नेपाल, ऑस्ट्रेलिया, चीन, रूस। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर होगा ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया देश में मनप्रीत वोहरा को उच्चायुक्त नियुक्त किया गया है, ठीक है। तो थोड़ा इस पर भी देख लेते हैं। तो आप लोगों को अगर पिक्चर दिख रहा है तो ये है मनप्रीत वोहरा, ठीक है। तो इसके बारे में बताता है कि ऑस्ट्रेलिया का अगला उच्चायुक्त होंगे। और विदेश मंत्रालय के मुताबिक वोहरा 1988 बैच के भारतीय विदेश सेवा के अधिकारी हैं, ठीक है। कौन सा बैच के? 1988 बैच के। और अभी मैक्सिको में भारत के राजदूत हैं। वर्तमान में मनप्रीत वोहरा मैक्सिको के भारत के राजदूत हैं। वोहरा की नियुक्ति ऐसे समय में हुई जब भारत ऑस्ट्रेलिया के संबंध तेजी से आगे बढ़ रहे हैं और ख़ास तौर पर हिंद प्रशांत क्षेत्र के सहयोग मजबूत हो रहे हैं। तो यहाँ पर मनप्रीत वोहरा जो हैं वो 1988 बैच के भारतीय विदेश सेवा के अधिकारी हैं और वर्तमान अगला है प्रेस सूचना ब्यूरो PIB के प्रधान महानिदेशक का पदभार निम्न में से किसने संभाल लिया है? अनिल त्यागी, राहुल सचदेवा, जयदीप भटनागर या कमल झा? ठीक है, तो इसका सही उत्तर क्या होगा? जयदीप भटनागर। जयदीप भटनागर को प्रेस सूचना ब्यूरो का प्रधान निदेशक नियुक्त किया गया है, ठीक है। तो थोड़ा एक्सप्लेनेशन भी देख लेते हैं। तो सबसे पहले आप ये देख लीजिए, ये हैं, ठीक है। तो ये हैं जयदीप भटनागर, ठीक है। जयदीप भटनागर हैं ये, इन्हें प्रेस सूचना ब्यूरो का महानिदेशक बनाया गया है, ठीक है। अब एक्सप्लेनेशन थोड़ा देख लेते हैं। भारतीय सूचना सेवा के वरिष्ठ अधिकारी जयदीप भटनागर ने प्रेस सूचना ब्यूरो के प्रधान महानिदेशक निदेशक का पदभार संभाल लिया है। जयदीप भटनागर ने पत्र सूचना कार्यालय के प्रधान महानिदेशक के पद से रिटायर हुए KS धतवालिया का स्थान लिया है। इसको भी कोशिश कीजिएगा याद करने का। और ये जो जयदीप भटनागर हैं वे 1986 बैच के भारतीय सूचना सेवा के अधिकारी हैं, ठीक है। और इससे पहले दूरदर्शन में वाणिज्य और विपणन प्रभाग के प्रमुख के रूप में सेवाएं दे चुके हैं। तो यहाँ पे आप लोगों को क्या क्या बात याद रखना है? आप लोगों को याद रखना है कि वे जो जयदीप भटनागर है वो प्रधान महानिदेशक हैं और वे 1986 बैच के सूचना सेवा के अधिकारी हैं। और
ये जो जयदीप भटनागर है उससे पहले प्रेस सूचना ब्यूरो का प्रधान महानिदेशक कौन था? तो वो थे के.एस. धतवालिया। ठीक है, धतवालिया जो रिटायर हुए उसी का स्थान पे जयदीप भटनागर नियुक्त किए गए हैं। और जयदीप भटनागर उससे पहले दूरदर्शन के वाणिज्य और विपणन प्रभाग के प्रमुख के रूप में सेवाएं दे चुके हैं। ठीक है, तो ये है जयदीप भटनागर, इन्हें देख सकते हैं आप लोग। अब आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन, इंस्टाग्राम में 100 मिलियन फॉलोअर पाने वाले दुनिया के पहले क्रिकेटर निम्न में से कौन है? 100 मिलियन फॉलोअर बन चुके हैं इंस्टाग्राम में। ठीक है, तो वो कौन है? विराट कोहली, रविंद्र जडेजा, रोहित शर्मा या हरभजन सिंह? तो कौन हो सकता है? तो इसका सही उत्तर है विराट कोहली। आप लोगों ने सही सोचा। विराट कोहली कल उन्होंने अपना 100 मिलियन फॉलोअर बना लिया है इंस्टाग्राम में। इंस्टाग्राम क्या होता है आप लोग सभी को जानते हैं, आप सभी को यूज़ करते हैं, सोशल मीडिया है। ठीक है, तो इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग जान लेते हैं। ठीक है, और थोड़ा सा इसमें बोल रहा है कि विराट कोहली ने इंस्टाग्राम पर 100 मिलियन फॉलोअर पाने वाले दुनिया के पहले क्रिकेटर बन गए हैं। ठीक है, अब विराट के अलावा नेमार, लियोनेल मेसी इस क्लब में शामिल हो गए हैं। तो इसको याद रखिएगा। ठीक है, ना सिर्फ आपको क्रिकेट से संबंधित पूछेगा बल्कि हर एक क्षेत्र से। क्रिकेट में आपका विराट कोहली है ना। और अगर हम हॉलीवुड से देखें या फिर रेसलिंग से देखें तो द रॉक के नाम से मशहूर एक्टर इवेन जॉनसन है। ठीक है, और फुटबॉल में देखें तो क्रिस्टियानो रोनाल्डो है, नेमार है और लियोनेल मेसी है। ठीक है, जो 100 मिलियन फॉलोअर बना चुके हैं सोशल मीडिया में। अब आगे देखते हैं कोहली के बारे में कि कोहली ने अब तक 84 टेस्ट, 248 वनडे और 81 T20 खेल चुके हैं। ठीक है, क्या क्या खेले हैं? सारे चीज़ खेल चुके हैं। उन्होंने 84 टेस्ट खेले हैं, 248 वनडे खेले हैं, 81 T20 खेल चुके हैं। उन्होंने टेस्ट में 54.98 के औसत से 7,202 रन बना चुके हैं ये टेस्ट में। और वनडे में 59.34 की औसत से 11,867 रन बना चुके हैं। ठीक है, 11,867। और T20 में 50.8 की औसत से 2,794 रन बना चुके हैं। ठीक है, और उन्होंने तीनों फॉर्मेट में, मतलब टेस्ट मैच में, वनडे में और T20 में, है ना, T20 में कुल 70 शतक लगा चुके हैं। ठीक है, तो इसको आप लोगों को याद रखना है। अब हम आगे चलते हैं। हाल ही में भारत और किस देश ने दोनों देशों के बीच एक हाईलाइन स्थापित करने को लेकर सहमति की घोषणा की है? सहमति की घोषणा की है, तो वो कौन सा देश है जो समझौता किया है? हॉटलाइन, है ना, हॉटलाइन, माफ कीजिएगा मैंने हाइट बोला था, हॉटलाइन स्थापित करने को लेकर सहमति लगाई है। तो वो कौन सा देश? तो कौन सा देश है? नेपाल, चीन, रूस या जापान? तो इसका सही उत्तर होगा आपका चीन। ठीक है, चीन ही एक ऐसा देश है, एक ही तो नहीं बोलेंगे, पर चीन के साथ भारत और, मतलब चीन और भारत दोनों जन मिल के दोनों में सहमति बनी है एक हॉटलाइन स्थापित करने की। क्योंकि आप लोग सभी को जानते हैं कि अभी जो चाइना और इंडिया का जो क्षेत्र है, सीमा रेखा है, उसको लेके काफ़ी विवाद चला है। दोनों देश में काफ़ी लड़ाइयाँ हुई हैं, है ना।
राजनीतिक रूप से भी बहुत झगड़े हुए हैं। तो आप लोगों को फिर भी इस पे पढ़ना नहीं है, आप लोग इसे एक नॉलेज के रूप में आप लोग देख सकते हैं। और आपके सामने ये भी पता चल रहा है कि उन्होंने हॉटलाइन स्थापित करने का एक काम किया है। शायद वो एक अच्छा सुरक्षा के क्षेत्र पे दोनों की अच्छी रिलेशनशिप के लोग लेके, है ना, ये कदम उठाया गया है। तो चलो देखते हैं। यहाँ पे बोल रहा है कि हाल ही में दोनों देश के बीच में हॉटलाइन स्थापित करने को लेकर सहमति बनी है। ठीक है, और दोनों देशों के बीच हॉटलाइन स्थापित करने का निर्णय भारत के विदेश मंत्री और चीन के विदेश मंत्री के बीच में टेलीफोनिक वार्ता के दौरान लिया। और हॉटलाइन दोनों देशों के बीच समय पर संचार और विचारों के आदान प्रदान में सहायक होगी। ये जो हॉटलाइन बनेगा, जो हॉटलाइन की जो सहमति बनी है, इसके माध्यम से क्या फ़ायदा होगा? इसके माध्यम से दोनों देशों के बीच में कम्युनिकेशन, है ना, संचार और विचारों का आदान प्रदान किया जाएगा। ठीक है, और आगे क्या बोलता है कि हाल ही में दोनों देशों के बीच सीमा से सैन्य वापसी को लेकर समझौता भी किया गया। ठीक है, जो अच्छी खबर है, जो वास्तविक नियंत्रण रेखा LAC पर शांति को बढ़ावा देगा और अंततः दोनों देशों के संबंधों को सामान्य करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग देखे हैं कि भारत के विदेश मंत्री और चाइना के विदेश मंत्री दोनों ने मिलके टेलीफोनिक वार्ता के दौरान, मतलब कॉल के द्वारा, उन्होंने दो समझौता पे सहमति लगाई है कि हॉटलाइन एक बनाया जाएगा दोनों देशों के बीच, जिसके द्वारा से वे अपने संवाद को आदान प्रदान करेंगे, अपने संचार को, विचारों को आदान प्रदान करेंगे। ठीक है, आगे है केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड के चेयरमैन प्रमोद चंद्र मोदी के कार्यालय को कितने महीनों तक बढ़ा दिया गया है? केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड के चेयरमैन प्रमोद चंद्र मोदी को उसका जो कार्यकाल जो था वो खत्म हो चुका था, पर वर्तमान में कुछ महीनों के लिए बढ़ा दिया गया है। वो कौन महीना है? 7 महीना है, 10 महीना है, या 8 महीना है, या 3 महीना है? तो इसका उत्तर क्या होगा? तो इसका उत्तर होगा 3 महीने। ठीक है, 3 महीने के लिए और प्रमोद चंद्र मोदी का कार्यकाल को बढ़ा दिया गया है। चलो और आगे देखते हैं इसके बारे में। तो ये हैं, है ना, ये हैं हमारे प्रमोद चंद्र मोदी जी, हमारे CM, हमारे PM नहीं है। मोदी कहने से आप लोग उन्हें ही याद मत कीजिए। तो ये हैं प्रमोद चंद्र मोदी। तो यहाँ पे बोल रहा है कि केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड के चेयरमैन प्रमोद चंद्र मोदी के कार्यकाल को 3 महीने तक बढ़ा दिया गया है। प्रमोद मोदी को फरवरी 2019 में केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड का चेयरमैन नियुक्त किया गया था। कब किया गया था? फरवरी 2019 को। और आगे क्या बोलता है कि प्रमोद चंद्र मोदी भारतीय राजस्व सेवा के 1982 बैच के अधिकारी हैं। तो प्रमोद चंद्र मोदी 1982 बैच के राजस्व सेवा के अधिकारी हैं। ठीक है, और वे केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड आयकर विभाग की नीति निर्माण के लिए नोडल एजेंसी हैं। ठीक है, केंद्रीय वित्त मंत्रालय के अधीन में काम करता है। ठीक है, आप लोगों को क्या क्या याद रखना है? यहाँ पे आप लोगों को याद रखना है 3 महीने के लिए बढ़ा दिया गया, और ये जो मोदी जी थे
प्रमोद चंद्र मोदी वे फरवरी 2019 में चेयरमैन के रूप में बने थे, किसके? केंद्रीय प्रत्यक्ष बोर्ड के, ठीक है। और वे 1982 में भारतीय राजस्व सेवा के अधिकारी हैं, ठीक है। और बस इतनी चीज़ों का आप लोगों को याद रखना है, ठीक है। तो ये हैं हमारे प्रमोद चंद्र मोदी जी। तो यहीं पे आज का करंट अफेयर समाप्त होता है। आप लोग हर एक चीज़ को ध्यान से देखिए, समझिए और हर एक पॉइंट को कोशिश कीजिए कि आप लोग याद रख सके। एक क्वेश्चन सिर्फ एक क्वेश्चन के रूप में नहीं होता है। एक क्वेश्चन में 3-4 आपके समक्ष क्वेश्चन बन सकते हैं। जैसे मैंने आप लोगों को एक्सप्लेनेशन के माध्यम से बताया कि उसमें से एक्सप्लेनेशन के द्वारा ही आप लोगों को मैंने 3-4 क्वेश्चन उपलब्ध कराए। तो हर एक चीज़ को आप लोग हर एक क्वेश्चंस को आप लोग देखिए और कोशिश कीजिए नोट डाउन करने का, है ना। और आप लोगों को अगर इसका पीडीएफ चाहिए तो ज़रूर जेके स्टडी व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन कीजिए और उसका पीडीएफ मैं वहाँ शेयर कर दूँगा। तो इसका और व्हाट्सएप ग्रुप का जो लिंक है वो हमारे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है ना। तो आप लोग वहाँ जाके ज्वाइन कर सकते हैं। और आज के वीडियो को यहीं पे हम लोग समाप्त करते हैं और कल फिर एक नए वीडियो के साथ, एक नए करंट अफेयर के साथ मैं उपस्थित हूँगा। तो आज के वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। आप लोग अपना अपना ध्यान दीजिए, खुश रहिए और अच्छी रीति से पढ़ाई कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।